प्रिय शोधार्थियों, पीएचडी कोर्स वर्क के अंतर्गत कंप्यूटर परिचय, रूपरेखा, उपयोग क्षेत्र इत्यादि पर हम सभी बात कर रहे हैं और इस तीसरी कड़ी में मैं डॉक्टर चंद्र कुमार जैन अपनी आवाज के माध्यम से फिर से आपके साथ हूं, आपके पास हूं। गौर करें, ध्यान दें, कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में होता है। प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। जितने सधे हुए ढंग से आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं उतने अच्छे ढंग से आपका वह कार्य संपादित होता है और आपको संतोष भी मिलता है, सुकून भी मिलता है। कल्पना करें कि बाजार में आपको कोई पुस्तक खरीदने के लिए जाना है या कोई वस्तु खरीदनी है। आपको समय को ध्यान में रखकर आप काम करेंगे। उदाहरण के रूप में अभी लॉकडाउन है तो आपको देखना हो कि बाजार कब से कब तक खुला रहता है। जिस क्षेत्र में वह प्रतिष्ठान या दुकान हो उसके विषय में एक रूपरेखा आपको बनाना है। वह तय हो जाने के उपरांत आपको देखना है कि आप पैदल जाएंगे या कोई वाहन लेकर जाएंगे, वाहन ठीक है या नहीं है, किस दुकान से खरीदेंगे, कहां पर आपके लिए लाभप्रद होगा खरीदना और वस्तु वहां पर मिल जाएगी या नहीं, इसे लेकर आपको इत्मीनान भी करना होगा। आप टेलीफोन से दूरभाष पर पहले बात कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे। इस प्रकार कार्य योजना बनाने के बाद आप ये संभावनाओं को ध्यान में रखकर अपने बजट पर भी ध्यान देते हैं। उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर ऑनलाइन आपको खरीदी करना है या कार्ड के माध्यम से तो कार्ड आपके पास में होना चाहिए। एक वस्तु आपको खरीदनी है, एक किताब लेनी है, लेकिन उसके लिए घर से निकलने के पहले एक रूपरेखा तय हो जाने पर बाजार में जो आपका समय नष्ट होता है वह समय आप बचा सकते हैं और अंततः उस वस्तु को खरीदने में और उसका संतोष प्राप्त करने में आप सफल हो जाते हैं। अगर यह बात आपको भली भांति समझ में आ रही है कि दैनिक जीवन में भी कोई कार्य करने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कोर्स वर्क को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर में तो इस तरह के प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कई चरणों में होती है। निर्देशों को आपको क्रमबद्ध रखना होता है जिसे आप कमांड कहते हैं। प्रोग्राम की डिजाइनिंग करनी पड़ती है। डिजाइनिंग के बाद उसकी कोडिंग और फिर उसे आपको कंपाइल करना होता है। प्रोग्राम में टेक्स्ट डाटा इनपुट करके उसकी जांच भी की जाए तो सही परिणाम प्राप्त होता है और पता लगाया जा सकता है कि उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में अब इंस्टॉल किया जा सकता है या नहीं। अगर आप आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर अब आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सारी प्रक्रिया कंप्यूटर खुद संपन्न करता है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में कोई काम करने के लिए आपको प्रोग्राम करना होता है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, प्रोग्राम तैयार करना होता है, कार्यक्रम बनाना होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के उपयोग के लिए भी एक निश्चित कार्यविधि से, कार्यप्रणाली से आपको गुजरना होता है। आइए हम कंप्यूटर का थोड़ा सा और परिचय आपको दे दें और इस इकाई के इस भाग को फिर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि कोर्स आपका सीमित है और सीमित कोर्स में शब्द सीमा के भीतर अपनी बात कहना या परीक्षा में लिखना अधिक गुणवत्ता की मांग करता है। इसे लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। अधिक जानकारी आपको रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु अधिक जानकारी को कम शब्दों में लिखने की कला भी आपके पास हो। इस बात के प्रति यदि आप सतर्क नहीं रहे तो मानकर चलिए कि आपके समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। आपका कोर्स कठिन नहीं है, परंतु हम उसे अपनी तरफ से कठिन बना दें या कहीं से उचित नहीं होगा। लीजिए मैं आपको कुछ रोचक जानकारी और दे दूं आज। याद रहे कि पीएचडी कोर्स वर्क के अंतर्गत चतुर्थ इकाई का पहला भाग आप पढ़ रहे हैं, जिसका समापन आज हम करने जा रहे हैं और उसके बाद हम उसके दूसरे भाग पर, उसके दूसरे हिस्से पर चर्चा प्रारंभ कर देंगे और इस तरह ये पूरी चौथी इकाई मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे साझा करूंगा। मैं वचन देता हूं, मेरा यह वादा है कि उस पर पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि उसे मनोयोग पूर्वक
ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, गुनेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। कंप्यूटर के विकास की यात्रा 1946 से जुड़ी हुई है। पहले इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता था। 1946 से 56 के बीच कंप्यूटर के प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का विशेष रूप से प्रयोग होने लगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में, इसके पहले याद रहे सर एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने कर ही दिया था और नाम रखा गया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। इनियाक, इसे आप एक शब्द में कह सकते हैं। याद रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें यानी उस प्रक्रिया में इन कंप्यूटरों से सहायता ली गई थी। देखिए, एक ही डिवाइस मानवता के उत्थान के लिए और मानवता के विनाश के लिए, दोनों के लिए काम आ सकती है, परंतु ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि इंसानियत के जो रहनुमा हैं उसका किस प्रकार उपयोग करें। बहरहाल इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। इनियाक के निर्माता एकर्ट और माचली ने 1949 में बिनाक नाम का कंप्यूटर बनाया और यूनिबैक का निर्माण किया, जिसका प्रयोग आम जनता के लिए किया गया है। एक तरफ युद्ध में कंप्यूटर का प्रयोग, तो दूसरी तरफ आम जनता की खुशहाली के लिए कंप्यूटर का उपयोग। इन दो बातों को आपको भली भांति ध्यान में रखना है। 1951 में मैनचेस्टर में मार्क 1 नाम का कंप्यूटर बनाया गया, जिसमें कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से मेमोरी या याददाश्त संचित होती थी। फिर हम आपको बता दें कि 1952 में IBM कंपनी द्वारा बनाए गए कंप्यूटर मॉडल 701, 701, 701 के निर्माण के बाद कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास का सिलसिला प्रारंभ हो गया। यह एक अभूतपूर्व और अद्भुत कंप्यूटर था, जिसकी मेमोरी वास्तव में एक तरह से कमाल ही थी। 1956 से 1964 के बीच कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। 1948 में, हम इसके पहले बता दें कि 3 भौतिक शास्त्रियों जॉन बर्डीन, वाल्टर H ब्राटेन और विलियम शकले ने मिलकर प्रयोगशाला बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया था, जिसका प्रयोग बाद में बहुत पुष्ट ढंग से और बहुत मजबूती के साथ किया गया। इस बीच कंप्यूटर का क्रमिक विकास होता गया। अलग अलग मॉडल आए, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया। उन नामों को आपको पढ़कर याद रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था, भाषा के प्रयोग की दृष्टि से, अनुप्रयोग की दृष्टि से कंप्यूटर की रूपरेखा और उसकी संरचना को और उसके काम करने के तरीके को और उसके उपयोग के ढंग को आपको अपने कोर्स के अंतर्गत जानना है और समझना है। इस सीमा के अंदर ही आपको काम करना है। 1964 से 70 के बीच कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग होने लगा और यह अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सन 1970 से 85 के बीच माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। 1985 से अब तक जो कंप्यूटर बने हैं वे बहुत विकसित कंप्यूटर हैं। 1980 के आसपास ही बाजार में सुपर कंप्यूटर आ गए थे। 1981 में जापान में एक सेमिनार हुआ था, सिंपोजिया, जिसमें 14 देशों के 300 कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने भागीदारी की थी और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के बारे में, 5th जनरेशन के बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया था, जिसके बहुत कारगर परिणाम आए और 1990 के बाद तो अद्भुत क्रांति का दौर ही प्रारंभ हो गया। 1989 तक 5वीं पीढ़ी का सर्वाधिक विकसित कंप्यूटर बन जाएगा, जिसकी कल्पना की गई थी और कहा गया था कि वह मानव बुद्धि के समकक्ष होगा, यानी इक्विवेलेंट टू ह्यूमन ब्रेन। आज का दौर तो ऐसा है कि भविष्य के कंप्यूटर
की बात जब हम करते हैं तो कल्पनातीत चित्र उभर कर हमारे सामने आते हैं। कंप्यूटर भविष्य का प्रवक्ता बनता जा रहा है। जिस प्रकार पदार्थ के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तीनों अपने ढंग की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। मैं आपको संकेत रूप में बता दूं कि जिसे हम सत्व, रजस और तमस के रूप में देखते हैं, जानते हैं, उनका दर्शन कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में समाया हुआ है। यानी मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का लेखा जोखा अंततः इलेक्ट्रॉनिकी में और कंप्यूटर की दुनिया में आपको किसी न किसी रूप में मिल जाता है। इस पर आप पृथक रूप से अध्ययन करें यदि आपको अधिक जिज्ञासा है तो। हम इस पर विषयांतर नहीं करना चाहते। हम बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार का एक मूलभूत कण फोटॉन है। फोटॉन की गति इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत तेज होती है। इन बातों का उपयोग करते हुए कंप्यूटर के क्रमिक विकास का भी नया नया प्रयोग होता रहा है और क्रमशः अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बाजार में आते रहे हैं। याद रहे, भारत में कंप्यूटर का आगमन लगभग 1955 के आसपास हुआ था। 1964 में पहला भारतीय कंप्यूटर कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, और जादवपुर विश्वविद्यालयों में तैयार किया गया था। भारत सरकार ने 1967 में हैदराबाद में ICIS नाम की कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें कंप्यूटर बनाए गए थे और कंप्यूटर की संरचना एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के रूप में की गई और उसके बाद लगातार उसका विकास होता गया। याद रहे, स्मरण रहे कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। अब तो सुपर और सुपर से भी सुपर कंप्यूटर की बात लगातार न सिर्फ की जा रही है बल्कि उसके नए नए रूप बाजार में सामने आते जा रहे हैं। कंप्यूटर और उससे जुड़ी युक्तियों से काम लेने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसकी चर्चा हमने पहले की कड़ियों में की है। हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी वो दुनिया जो है बहुत कोमल और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कंप्यूटर की क्रांति का एक बहुत बड़ा आधार है। अंत में यही इस कड़ी में कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयुक्त रूप को फर्मवेयर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर इसे पूछा जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, तो निश्चित रूप से आपको इसे अपने स्मरण में रखना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए। जिस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसे ही फर्मवेयर कहा जाता है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर विक्रेता, ऑपरेटर, प्रोग्रामर, इंस्ट्रक्टर, उसके विद्यार्थी, उसके स्टेक होल्डर, इन सब से जुड़ा हुआ है और इन सभी को एक जगह पर रखकर एक शब्द देना हो तो उसे ह्यूमन वेयर कहा जाता है। हमारे पास कंप्यूटर की दुनिया का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और उसके संयुक्त रूप में यदि हम देखें तो फर्मवेयर है और इन सभी का उपयोग करने वाला जो अमला है उसे हम ह्यूमन वेयर के रूप में देखते हैं। अंततः कंप्यूटर ह्यूमैनिटी के लिए है, मनुष्यता के लिए है, मानवता के लिए है और मानवता के लिए उसे अधिक से अधिक उपयोगी या उपादेय बनाने में अंकों और अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपनी इस इकाई के अंतर्गत इस भाग में कंप्यूटर की रूपरेखा, उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप और उसकी उपयोगिता क्षेत्र के अध्ययन के साथ साथ अंततः यह भी समझ रहे हैं और अपने मस्तिष्क में बिठा रहे हैं इस बात को भली भांति कि कंप्यूटर भाषा के उपयोग और प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम है और भाषा में भी यदि हम हिंदी का अधिक से अधिक विकास चाहते हैं तो उसे कंप्यूटर से मित्रता के लिए आगे बढ़ाने के हर संभव कदम उठाने के लिए हम सभी को सदैव तैयार रहना होगा। आप सभी को
पुनः शुभकामनाएं। चतुर्थ इकाई के दूसरे भाग पर चर्चा और विमर्श के लिए बहुत जल्द फिर आवाज के जरिए आपसे जुड़ने की मेरी तैयारी रहेगी। तब तक के लिए एक छोटा सा अंतराल, हम फिर मिलेंगे।